वजह हैं। पहली तो ये कि सचमुच में ये राम सेतु है या नहीं है, जैसा कि रामायण और रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और अगर सेतु जैसी कोई चीज है भी, तो उसे किसने बनाया है, प्रकृति ने या फिर इंसान ने? क्या धार्मिक आस्था के आधार पर इस विवाद की पड़ताल होनी चाहिए, या फिर ऐतिहासिक, पुरातात्विक और दूसरे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर? आज के कार्यक्रम में हम इसी की पड़ताल करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से राम सेतु का मामला गरमा रहा है। फिल्म आने वाली अक्षय कुमार की। विवाद वही सब है, कुछ नया एंगल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये विवाद जो है वो इस तरह से रूप ले चुका है जैसे ये हिंदुत्व का मामला, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इससे जुड़ गई है और उसे हिंदू धर्म से भी जोड़ दिया गया है। लेकिन इस विवाद का जो बेसिक आधार है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? जी जी पहले तो मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि दे दूं। पृष्ठभूमि ये है कि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो जिसकी कल्पना की गई थी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट हैं आप बल्कि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की कल्पना वैसे तो पहली बार जब बीजेपी एनडीए के रूप में सत्ता में आई थी उस समय की गई थी। खैर, और पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो यूपीए 1 के ज़माने में हुआ था और शुरू करने की बात की थी, उसकी पूरी योजना भी बन गई थी। और सेतु समुद्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि पूर्व और पश्चिम भारत के बीच में जो समुद्री यातायात होता है जहाज़ों के माध्यम से, उसके लिए रास्ते को छोटा करना। क्योंकि अभी जो जहाज़ हैं वो पूरे श्रीलंका का चक्कर काट के जाते हैं। और तो एक आइडिया ये थी कि भाई अगर ये सेतु समुद्रम बन गया, जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना एरिया के बीच में जो पाक स्ट्रेट्स है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इसके बीच में अगर हम रास्ते को साफ कर दें तो जहाज़ एक शॉर्टकट से जा सकेंगे। तो अब इसकी जब बात, पहले तो एनडीए ने ये बात उठाई, सब पार्टियों ने इस पे सहमति दी, और जब यूपीए इसको करने लगी तो उसके विरोध में सब खड़े हो गए। पूरे जो संघ परिवार के लोग पूरे खड़े हो गए कि भाई इसमें तो राम सेतु वहाँ जो है वो टूट जाएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा और ये हमारी आस्था का मामला है। तो वहाँ से फिर इसके बारे में जांच पड़ताल चालू हुई। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, भगवान द्वारा निर्मित है या प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसके बारे में जो जांच पड़ताल हुई। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसको अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज, और ये पाक स्ट्रेट के बीच में स्थित है। और इसके 3 प्रमाण जो हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ प्रोफेसर इंडिया। पुनियानी, एडम्स ब्रिज क्यों कहते हैं ये भी एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दूसरे धर्म की आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। हाँ जी, ये एडम्स ब्रिज तो जो जिस प्रकार से एडम शब्द जो आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर तो इसमें नहीं दिया गया, पर एक है कि भाई वहाँ एक स्ट्रक्चर है जो समुद्र की दूसरी सतह से थोड़ा ऊंचा है, तो उसके कारण उसको कहा जाता होगा, पर उसके ज़्यादा विस्तार वर्णन हमें इस किताबों में नहीं मिलता। तो खैर, ये दोनों नाम उसके प्रचलित हैं। एक तरफ से राम सेतु, दक्षिण में इसको रामार सेतु भी कहा जाता है। तो खैर, अब इसमें जो सबसे पहले तो हम अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो वो भी इसको मानता है कि ये मैन मेड नहीं है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। दूसरा मैं बताना जी, चाहूँगा 2 प्रोफेसर्स के दिस थिंग। एक प्रोफेसर माफ हैं। कीजिए पुनियानी जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। ये जो एडम का मामला है, ये जी, मुस्लिम माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैं वहां नहीं ये जानता। माना गया कि आदम जो है वो इस ब्रिज के जरिए गए और एडम स्पीक पर उन्होंने कोई पश्चाताप, तपस्या वगैरह की। तो जी, ये उनके माइथोलॉजी में है। तो आप देखें, दो धर्मों की माइथोलॉजी जाकर यहाँ किस तरह से मिलती है। जी, ये आगे मैं नहीं जाए। जानता था, जी, अच्छा हो गया आपने इस बात को बता दिया। तो इसमें 2-3 जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसमें एक प्रोफेसर वी सहाय हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इलाहाबाद के हैं। तो उन्होंने इस पे लेख भी लिखा था, और इन्होंने एक स्पष्ट बात कही कि ये जो राम सेतु जिसको कहा जाता है, ये
ये करीब 1 लाख साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है। और जो इसके हम अभी बात कर रहे हैं हमारे रामायण के आधार पे, वो केवल 5,000 साल पुराना है। पहली बात ये। दूसरी बात, दूसरे एक प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर विकी रॉय मणि ने जो बात कही, उन्होंने कही कि जिस समय की ये बात हो रही है भगवान राम के समय की, वो एक लौह युग जहाँ लोहे का इस्तेमाल चालू हो गया था। और ये जो पुल है, ये हमारे पाषाण युग की बात है, जो करीब फिर से 1 लाख साल पुरानी। तीसरा इसमें बताऊंगा, जो इसमें एक और आती है बात, नासा के जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, नासा के सैटेलाइट पिक्चर्स भी इसको 1 लाख साल पुराना बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो आइसोटोप डेटिंग है, आइसोटोप डेटिंग, वो भी इसको 1 लाख साल पुराना बताती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो भी हमारे पास वैज्ञानिक तर्क हैं, उसमें समय के अनुसार ये जो है, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ सैंडस्टोन एंड मड, यानी जो रेतीले पत्थर का नीचे बैठ जाना, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो समुद्रों में होती है, जिसके कारण ये पत्थर नीचे बैठ गए और वहाँ एक प्रकार का थोड़ा, जिसको पुल तो नहीं रहा, पूरा पुल तो था ही नहीं कि जो तमिलनाडु को और जाफना डिस्ट्रिक्ट को जोड़े, ऐसा नहीं था। ये बीच में एक उठा हुआ है, जिसको अंग्रेजी की सेडिमेंटेशन प्रक्रिया बहुत अच्छे से बताती है। तो ये उसके एक बनने का जो कारण है, वो इतिहास में तीनों तरफ से बताया जाता है। अब चौथी बात जो इसमें आती है कि जैसे आपने माइथोलॉजी की बात की, तो मैं बात कर रहा था यूपीए ने जब ये बात चालू की तो इसका विरोध चालू हुआ। तो फिर उस समय यूपी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया कि भगवान राम ये एक पौराणिक पात्र हैं, पौराणिक आराध्य हैं, जबकि इतिहास में हमें एक विशेष प्रकार के साक्ष्य लगते हैं। इतिहास में जिस प्रकार के साक्ष्य लगते हैं, वो भगवान राम की कहानी से हम उसको जोड़ना तथ्यों के आधार पे मुश्किल है। तो इसके आधार पे उन्होंने कहा कि भाई इसमें आस्था का कोई सवाल नहीं है, इसमें तो पूरा वैज्ञानिक प्रूफ हमारे पास है। और जैसा आपने इसमें बहुत अच्छे से जोड़ा कि एडम्स ब्रिज में एक दूसरी माइथोलॉजी भी जुड़ी हुई है। तो माइथोलॉजी एक तरफ है और इतिहास दूसरी तरफ है। तो भगवान राम का जो अस्तित्व है, वो पौराणिक रूप से तो सब स्वीकार करते हैं। तीसरी बात इसमें एक है कि भगवान राम की जो कहानी प्रचलित है, वो भी कोई एक कहानी नहीं है। पॉला रिचमैन की एक किताब है, मैनी मैनी रामायण्स, मैनी रामायण्स, ये ओयूपी की पब्लिश की हुई बहुत बेहतरीन किताब है। और इसी पे एक और ए के रामानुजम का एक निबंध था, बहुत बेहतरीन निबंध था, जिसमें 300 रामायण्स के ऊपर उन्होंने चर्चा की। अब देखिए मज़ा ये है कि इस किताब को भी विड्रॉ कर लिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एबीवीपी ने उसमें विरोध किया था, क्योंकि भगवान राम के ऊपर जो चरित्र पूरे दक्षिण एशिया में प्रचलित है, वो कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारे प्रकार से किया जाता है। आजकल तो अगर कोई नोट कर रहे होंगे, तो हमारे जो स्कॉलर हैं डॉक्टर गणेश देवी, उन्होंने अभी फ्रंट लाइन में एक लिखा था कि जो गुजरात में आदिवासी एरियाज़ में रामायण का क्या एक स्वरूप है, वो एक बिल्कुल अलग है, जो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, और तीसरे मैं कहूँगा ये महर्षि रामानंद सागर की जो रामायण की कथा है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसका मैं 2-3 और प्रमाण देता हूँ कि दक्षिण एशिया में ये बहुत लोकप्रिय है, और थाईलैंड में इसको रामकिन कहते हैं। अब थाईलैंड का मुझे याद क्यों रहा कि एक घटना उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम हनुमान जी को ब्रह्मचारी मानते हैं, तो थाईलैंड की रामायण में हनुमान जी ये पारिवारिक व्यक्ति हैं, जिनका परिवार में महिलाएं और उनसे वो घिरे रहते हैं, एक बात। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंध्रा में एक जो रामायण है, जो रंगनायकम्मा ने जिसको संकलित किया, उसमें पूरी रामायण ये स्त्रियों के दृष्टिकोण से लिखी गई है। इसमें शूर्पणखा बदला लेती है, सीता की विजय होती है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें कही जाती हैं। और तो इसलिए जी। जो कई लोगों का ये भी मानना है कि जो लंका का वर्णन तुलसीदास और वाल्मीकि के इसमें है, क्या ये वही लंका है जो श्रीलंका जिसको आज हम कहते हैं? इसके ऊपर जो पौराणिक चीज़ों में ये इसको कहना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि आयुर्वेद में मैं खुद का एक अनुभव बता दूं कि शबरी में, ये डांग जिले में शबरी मेला हुआ था, तो वहाँ जब मैं गया तो लोग बड़े विश्वास से कह रहे थे कि ये जो नदी है, यहाँ ये ऋषि लोग नहाते थे, और ये दीवार पे पत्थर पे जो निशान लगे हैं, वो भगवान लक्ष्मण ने अपने तीर को वहाँ तेज करने के लिए किए थे। अब उसका कोई सबूत नहीं है, पर ये चीज़ें लोगों में लोकप्रिय की जाती हैं कुछ किसी राजनीतिक मकसद से। तो मैं इस बात में केवल इतना कहना चाहूँगा कि एक जगह जो एडम्स ब्रिज है, राम सेतु है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार बहुत निश्चित है। जो आइसोटोप का इन्होंने डेटिंग किया है, जो नासा के सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उसके आधार पे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये रामायण के पीरियड में जब लौह युग आ चुका था, इससे बहुत पुराना है, पाषाण युग की बात है। और ये पूरे यहाँ से तमिलनाडु के किनारे से रामेश्वरम द्वीप से लेके तो जाफना तक को पूरा कनेक्ट करता भी नहीं है। तो इसके आधार पे इसको एक आस्था का प्रतीक बना लिया गया, और वो रामायण के एक इंटरप्रिटेशन के आधार पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा भगवान राम की कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ जो ए.के. रामानुजम और पॉला रिचमैन ने बहुत बेहतरीन तरीके से संकलित की हैं। तो उसके आधार पे भी इसी एक वर्जन को पकड़ा गया। अब ये मुकेश जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण में भी फ़र्क है। जब महर्षि रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाया, तो उसमें भी थोड़ा फ़र्क आ गया। और ये वो प्रकार की रामायण है जो आज के इस राजनीति ने पकड़ी हुई है। जबकि जैसे मैंने बताया रामायण के अब एक जैन रामायण है, जातक बिल्कुल, रामायण। अब जातक बिल्कुल बौद्धों रामायण, की। जी, बौद्ध रामायण। अब वो बौद्ध रामायण की जो हम बात कर रहे हैं, एक बार सहमत नाम का जो दिल्ली का एक बड़ा संगठन था, उन्होंने ये बताने के लिए कि आप भाई अयोध्या की बात कर रहे हैं, पर राम के तो बहुत चरित्र है। एक जगह एक रामायण में है कि भगवान दशरथ जी का जो शहर था, वो अयोध्या नहीं वाराणसी था। तो ये पैनल पूना में उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था। उस जी, एग्जीबिशन पर अटैक हुआ। क्यों अटैक हुआ? क्योंकि उसमें रामायण के वो वर्जन्स भी बताए गए जो इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो अभी भगवान राम की कहानी को किस प्रकार से समझा जाए, हर एक ने अपने-अपने प्रकार से, अपने-अपने जैसे उनको सूटेबल रहता है, उस प्रकार से किया है। तो जी, इसलिए बिल्कुल एक पूरी कोशिश चल रही है कि एक वर्ज़न थोपा जाए पूरे देश पर। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से रामायण के बारे में स्थानों को लेकर जगह-जगह उस तरह के स्थल बताए जाते हैं कि यहीं पंचवटी थी, यहीं लंका थी, यहीं राम ने वनवास किया था, वगैरह-वगैरह। उसी तरह महाभारत के बारे में भी है। पता नहीं देश में कितने जगह लाक्षागृह हैं, कितनी जगह विराट नगरी हैं और कहाँ-कहाँ पांडव भटके थे, उनको लेकर अलग-अलग जगह हैं। तो एक तो ये है कि माइथोलॉजी को माइथोलॉजी की तरह देखा जाना चाहिए, पुराण कथाओं को पुराण कथाओं की तरह देखा जाना चाहिए। और खास तौर पे इस मसले में ये पूरा मामला जो है, ये प्रकृति से निर्मित एक संरचना का है और ये वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट हो रहा है कि वो लाखों साल पुरानी संरचनाएं हैं जो प्रकृति के जरिए बनी है। अब जी, उसको अगर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहें कि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया जाए, तो ये एक हास्यास्पद बात है, लेकिन राजनीति इसको लेकर हो रही है। हाँ, इसका विरोध सेतु समुद्रम का ये हो सकता है कि इससे प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, सही। पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, उस आधार पर, क्योंकि जो जीव-जंतु हैं समुद्री, उनको कितना नुकसान होगा अगर वहाँ तोड़-फोड़ की गई और रास्ता बनाने की कोशिश की गई। तो ये विरोध इस पैमाने पर हो, इस स्तर पर तो समझ में आता है। जी। देखिए, हुँ, ये मैं आपसे सहमत हूँ, मैंने आपको एक लिंक भेजी है, इसी पे मैंने एक लेख लिखा था, उसमें मैंने भी कहा था 2 आधार पे इसका विरोध हो रहा है। एक तो ये जो धर्म के नाम की राजनीति वाला विरोध कर रही है, और दूसरे पर्यावरण वाले जो कर रहे हैं, और पर्यावरण वाले जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। क्योंकि जो भी हम प्रकृति में चेंजेस करें, उसमें पर्यावरण का पूरा-पूरा ख़्याल रखा जाना चाहिए। तीसरी बात मैं जो आपको ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे करिकुलम में बदलाव आते जा रहे हैं, और जो नए प्रकार की राजनीति अपने आप को थोपना चाहती है, उसमें वो रामायण के इस इंटरप्रिटेशन को
महाभारत के इंटरप्रिटेशन, इस प्रकार की समझ को एक इतिहास के रूप में करिकुलम में रखना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो ये ग्रंथ बहुत प्यारे हैं, इनमें बहुत आप कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, पर उसको आप इतिहास मान के स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे कि इतिहास है, तो वो एक बहुत हास्यास्पद बात होगी, क्योंकि इतिहास इतिहास है और नहीं, पौराणिक। हास्यास्पद भी और घातक भी होगी, क्योंकि वो कभी इस सही इतिहास जान ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। वो इसी धार्मिक इतिहास में फंसे रह जाएंगे, माइथोलॉजी में फंसे रह जाएंगे, उनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। जी, और ऐसा कई जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, वो इसी प्रकार की माइथोलॉजी को आज के समय में पूरा बार-बार उसको दोहराते हैं और उसी के आधार पे मूल्यों को विकसित करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख़्याल से हमारे एक जैसे ये हमारे संविधान के भी खिलाफ है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा, हमारा संविधान निश्चित रूप से कहता है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का, इसको समाज में रसाने का, बसाने का पूरा कोशिश करे। तो इस प्रकार की चीज़ हमारे संविधान के भी खिलाफ है, ये बात हमने याद रखना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे जो इतने तार्किक सोचने वाले डॉक्टर दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश और कॉमरेड पानसरे की जो हत्या हुई, वो सब तार्किक सोच को ही सामने लाने की कोशिश कर रहे थे और ये एक मुख्य कारण था, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप बिल्कुल जैसे पॉला रिचमन ने किया है या ए.के. रामानुजम ने किया है, आप रामायण के अलग-अलग वर्ज़न कीजिए, बहुत मज़ा आता है वो पढ़ने में। और अभी जैसे डॉक्टर गणेश देवी इस प्रकार की चीज़ों को सामने ला रहे हैं, वो हमारे समाज के सोच को समृद्ध एक दूसरे प्रकार से करती हैं। पर उसको हम एक इतिहास के रूप में मान के चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत घातक है और हमको पीछे धकेलने वाली बात वो होगी। जी, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि नासा की तस्वीरों को भी तर्क के तौर पर, प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसका बाद में नासा ने बार-बार खंडन किया कि हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ कोई ब्रिज, कोई सेतु था। वहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर था और वो लाखों साल पुराना स्ट्रक्चर है, उसका इस सब से कोई लेना-देना नहीं है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना खुद का ऑफिशियल जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मानता है कि एक पुराना स्ट्रक्चर है। इसका इस प्रकार के किसी भाई वहाँ वानर सेना ने बनाया होगा, उस प्रकार की संभावना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को नकारता है। अब वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे प्रेशर ला के उनकी रिपोर्ट को बदलेंगे तो वो मैं नहीं जानता, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, सच्चाई को कितना, वैज्ञानिक सोच को कितना अलग किया जाता है वो अलग बात है। पर जैसे नासा, और सबसे बड़ी बात है जो आइसोटोप डेटिंग और नासा के सैटेलाइट के पिक्चर, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़े प्रमाण हैं इसकी अ, उस काल में बताने के लिए जबकि पाषाण युग रहा होगा और जो लौह युग के बहुत पहले समाज में था। तब उस समय ये भी कहा जा सकता है क्या मनुष्य का अस्तित्व, मानव समाज का अस्तित्व उस प्रकार से था? उस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जबकि एडम्स ब्रिज या राम सेतु जब बना तो उस पे पूरे सवाल खड़े होते हैं। तो अपने दर्शकों को तो हम यही कहेंगे कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जाएं, जो साक्ष्य कह रहे हैं ऐतिहासिक, उनको माने और इस तरह के चीज़ों को लेकर जो राजनीति हो रही है, उससे परहेज करें, उससे बचें, क्योंकि वो एक अंधविश्वासी समाज बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वो वैज्ञानिक समाज के निर्माण में कतई सहायक नहीं होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।